नमस्कार दोस्तों। कल मैंने यूपीएससी को लेकर एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं अपने जो बेसिक नॉलेज है उससे बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और मुझे कुछ कमेंट्स भी आए कि सर इस बार का जो पेपर था 2021 का था उसमें कुछ ट्रिक्स नहीं लगता, जो ट्रिक है वो इस बार के पेपर में नहीं लगता है। तो जो मैंने आपको कल बोला था कि देखिए ट्रिक पेपर में लगता है, बट जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस पर आपको भरोसा रखना होगा। देखिए मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। पेपर जो है यूपीएससी का थोड़ा वेग पेपर आ रहा है, इसलिए कट ऑफ जो है वो 85, 87, 90 के आसपास ही रह रही है। अगर से पेपर इतना इजी आएगा तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। और ट्रिक आदमी लगाता तब है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर से आपको 50, 60, 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एग्जैक्ट पता है, तब आपको ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट अपने नॉलेज पे ही खेलिए। बट ऐसा होता नहीं है पेपर में। पेपर में आपको कुछ लिमिटेड नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और बाकी क्वेश्चन जो हैं आपको इसी तरह सॉल्व करने पड़ेंगे अपनी पेरिफेरी के नॉलेज से। सो आपको पेपर में ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि मैं कहाँ पे अपने नॉलेज का यूज़ कर पा रहा हूँ, कहाँ मैं एलिमिनेशन लगा पा रहा हूँ, कहाँ मैं ट्रिक लगा पा रहा हूँ। मैं आज आपको 2021 के पेपर का भी एग्जाम्पल दूंगा जहाँ पे आपके ट्रिक्स लगे हुए हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो क्वेश्चन आया था पिछले साल। आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे पूछा है विथ रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला आपका दिया है कि ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कवरेज। दूसरा दिया है ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। तीसरा दिया है आपका कि द गवर्नमेंट कैन बाय ए नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। देखिए जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाले लोग रहेंगे वो क्या सोचेंगे, भाई यहाँ तो ऑल दिया है, यहाँ तो ऑल दिया है, यहाँ तो ओनली दिया है तो सभी कट जाएगा। तो भैया यहाँ तो कोई नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है ना कि आप नन ऑफ द अबव मार लोगे। इसका मतलब स्टेटमेंट इसमें से कुछ सही है। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको अंधाधुन एलिमिनेशन लगा देना है। देखिए एलिमिनेशन मतलब ये नहीं होता है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे के काट दीजिए। एलिमिनेशन के पीछे लॉजिक भी लगता है, नॉलेज भी लगता है। ठीक है, आप दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। लिखा है कि ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो कैजुअल वर्कर रहेंगे उनका एक रेगुलर वर्किंग आवर रहेगा और ओवर टाइम करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। ये चीज क्या है? ये गवर्नमेंट को एक पॉजिटिव लाइट में दिखा रहा है कि भाई बंधुआ मजदूर नहीं है, बॉन्डेड लेबर नहीं है। अगर से आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा देगी। मैंने जैसा कल बोला था कि अगर से ऑप्शन ऐसा रहेगा जहां पे गवर्नमेंट को पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाएगा तो वो ऑप्शन 99% टाइम सही होता है। तो आपका ये ऑप्शन जो था वो सही था। इसके बाद आप तीसरा देखिए, यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट कैन बाय अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शेल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। यहाँ आप देखिए कैन, गवर्नमेंट कैन। यहाँ पे देखिए कल मैंने आपको बताया था कि अगर माइट हो, कैन हो, सम हो, अगर ये वर्ड रहता है तो ये सही होता है। क्योंकि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। गवर्नमेंट करने को कुछ भी कर सकती है, आप गवर्नमेंट को रोक नहीं सकते हो, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट अगर आप गलत करोगे तो आप ये कहना चाहते हो कि गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट क्यों ये नहीं कर सकती है? आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए। और यहाँ पे कैन है, जैसा मैंने बोला था कि कैन होता है, माइट होता है, सम होता है। जहां पे संभावना जताई जाती है वो स्टेटमेंट जनरली सही होता है। तो आपका दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही होता है तो आपका बी आंसर आ जाता है। यहाँ पे जो मैंने बताया था कल कि वो ट्रिक लगता है तो यहाँ पे लगता है वो। और मैं ये कोई ऐसा नहीं है कि पेपर आने के बाद बता रहा हूँ, या फिर मैंने भी एग्जाम में यही चीज लगाया है। और आप ऐसे लगाओगे तो अगर सबके एग्जाम में 5 क्वेश्चन गलत होंगे तो 10 सही भी होंगे, तो ओवरऑल आप पॉजिटिव में ही रहोगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन मैं और दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। विथ रेफरेंस टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला आपका है कि दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा है दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरा है आपका कि दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। यहाँ पे आप दूसरा स्टेटमेंट देखिए। लिखा है दे कैन इशू। जैसा मैंने बोला था कि कैन, संभावना जताई जा रही है यहाँ पे। और जब ये क्वेश्चन बना है उस टाइम तक ये इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ये नहीं पता है, लेकिन बाई चांस मान लीजिए इस ऑप्शन को आप गलत कर देते हैं, यहाँ आप बोल देते हैं कि ये इक्विटी इशू नहीं कर सकते हैं। बट जब तक इसका आंसर किया है और मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ ऐसा लॉ ला दे कि ये इशू कर सकेंगे तो आपका ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो जाएगा और आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। इसलिए यूपीएससी लिटिगेशन इन सबसे बचना चाहती है
कैन है, कैन मतलब संभावना जताई जा रही है। सो इस ऑप्शन का सही होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। अगर आप दूसरे को सही मानेंगे तो आपका ए गलत हो जाएगा और आपका सी गलत हो जाएगा। अब आपके पास बचा बी और डी। तीसरा तो आपका सही है, मतलब आपको देखना है कि पहला सही है कि नहीं सही है। अगर आप तीसरा स्टेटमेंट देखिए तो इसमें बोल रहा है कि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आते हैं। अगर से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको जो रेगुलेट है वो आरबीआई करेगा, क्योंकि आपने बेसिक चीज पढ़ा होगा कि जो बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आते हैं उनका सुपरविजन जो है वो आरबीआई करता है। तो जब इनका सुपरविजन, इनका रेगुलेशन आरबीआई करेगा तो फिर लोकल बोर्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी। इसीलिए पहला और तीसरा स्टेटमेंट एक साथ जाएगा ही नहीं, इसलिए आपका हो जाएगा आंसर बी 2 और 3। इस तरह चीजों को आपको सोचना है, ये तरीका आपको एग्जाम में लगाना पड़ेगा, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पूछा है इन्फ्लुएंस्ड, किससे इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस पूछा है, संभावना जताई जा रही है, किससे इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस तो किसी चीज से भी हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन के टाइम में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। यूएस में कुछ होता है तो यहाँ के शेयर मार्केट जो है वहां डाउन हो जाती है। सो इस कनेक्टेड वर्ल्ड में अगर से कहीं भी कुछ भी होगा तो उसका असर इंडिया में भी कहीं ना कहीं पड़ता है। सो यहाँ पे बता ही नहीं सकते कि किसका असर पड़ेगा किसका असर नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें तीसरा सही था, ऑल ऑफ द अबव सही था। ये तरीका होता है चीजों को सही करने का, ये तरीका होता है एग्जाम में सही तरीके से सोचने का। आप ये क्वेश्चन देखिए, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा मैंने कल आपको बोला था, यहाँ पे आप देखिए कि पी वाई क्यू आर रिपीटेड अगेन, पी वाई क्यू रिपीट होता है। ये क्वेश्चन आपका हूबहू रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा जा चुका है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, इस क्वेश्चन को देखिए, ये 2019 से पूछा गया था और ये 2021 का क्वेश्चन है। सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, वर्ड टू वर्ड रिपीटेड क्वेश्चन है। सो जो मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी, जो कल मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी भी आपके पास 2 दिन है, तो एटलीस्ट आप यूपीएससी के 5 साल का पेपर करके जाइएगा, क्योंकि पीआईक्यूज आप करके जाओगे तो उसका फायदा आपको एग्जाम में 100% होगा, जिसका आप लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे पूछा है कि विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है आपका कि रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड इन प्राइमरी मार्केट। यहाँ भी देखिए कैन है, संभावना जताई जा रही, हो सकता है। सो जो मैंने बोला है कैन रहता है क्वेश्चन तो जनरली सही होते हैं। सो इसको आप सही मान के चलेंगे। अगर आप पहला सही मान के चलेंगे तो आपका सी गलत हो जाएगा, आपका डी गलत हो जाएगा। अब बचा ए और बी में से, यहाँ पे आप 50% पे आ जाओगे। सो ये तरीका ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, ये तरीका काम करता है। और जो सीनियर प्लेयर होते हैं, जो लोग ऐसे होते हैं, अभी आप देखोगे कि रिजल्ट निकला है और मुश्किल से बहुत लोग को 4 या 5 दिन का समय मिलेगा और वो फिर से प्री देने चले जाएंगे और उनका फिर प्री क्लियर हो जाएगा। उनका प्री क्यों क्लियर हो जाता है? क्लियर इसीलिए होता है, ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत नॉलेज है और मतलब सब कुछ बुक पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है। ये सब चीजें जो है वो एग्जाम में इंप्लीमेंट करते हैं। इसके बाद देखिए 14th, विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट। जैसा मैंने आपको बोला था कि कोई इनिशिएटिव होता है, कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है, तो जनरली उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया जाता है। अगर वो कोई पॉजिटिव चीज है तो पॉजिटिव के साथ ही जाएगा। नेगेटिव चीज के कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव चीज के कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे आप देखिए वाटर क्रेडिट की बात कर रहा है। अगर आप तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इट एम्स टू एनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। इस स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बातें बता रहा है। वाटर क्रेडिट आपका एक पॉजिटिव चीज है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज एक पॉजिटिव है। अगर आपका तीसरा सही होगा तो आपका ये पहले गलत हो जाएगा। इसके बाद आप सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द ईजीज ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। देखिए इस स्टेटमेंट से मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं। अगर आप एग्जामिनर के शू में रह के सोचिए तो इस स्टेटमेंट को गलत करना कितना इजी हो जाएगा एग्जामिनर के लिए। एग्जामिनर क्या करेगा कि WHO को किसी और से रिप्लेस कर देगा या फिर वर्ल्ड बैंक को किसी और से रिप्लेस कर देगा। इस स्टेटमेंट को फ्रेम करने के लिए कितनी इजीली वो गलत कर सकता है, बस एक नाम बदलना होगा और ये स्टेटमेंट तुरंत गलत हो जाएगा। बट पहला स्टेटमेंट देखिए, इट पुट माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। अगर उसको पहला स्टेटमेंट गलत करना होगा तो उसको जस्ट कोई नया स्टेटमेंट फ्रेम करना होगा। तो अगर आप पहला और दूसरा देखोगे तो मैक्सिमम चांस है कि आपका दूसरा गलत होगा, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर गलत होते हैं। कई बार आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो आपको ये मिलेगा कि अगर ऐसा बोलता है कि ये पर्टिकुलर बॉडी जो है इन दोनों बॉडी के अंदर आती है तो जनरली गलत होता है। जैसे आप पिछले साल का क्वेश्चन देखे होगे तो क्वेश्चन पूछा था कि ट्रैफिक जो है वो UNEP के अंदर आता है, तो वहां पे वो गलत हो गया था। तो ऐसे अगर आपके स्टेटमेंट रहते हैं तो आपके दिमाग की बत्ती तुरंत जल जानी चाहिए कि ऐसे स्टेटमेंट हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि ये बहुत इजीली एग्जामिनर गलत कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा गलत था, और दूसरा जब गलत था तो आपका आंसर हो गया था 1 और 3। इसी तरह आप 18वां क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है आपका इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। अब भाई फर्नेस ऑयल की बात कर रहा है तो ऑयल रिफाइनरी का प्रोडक्ट हो सकता है, इसमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कुछ गलत है, मतलब जा सकता है। यहाँ पे आपको सुन के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत गलत हो सकता है, यहाँ हो ही नहीं सकता, बहुत इजीली ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा देखिए सम इंडस्ट्री, जैसा मैंने बोला है सम है, माइट है, कैन है, तो सही होता है, आपका दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा सही होता आपका तो तीसरा पहले गलत हो जाता। तीसरा आपका है इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशन, तो इससे सल्फर एमिशन होता है,
तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जो भी पॉल्यूटेंट होता है उसमें बहुत चीज़ें निकलती हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ सल्फर की जगह कार्बन होता तो वो भी सही हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो भी सही हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे बहुत मुश्किल है ये बताना कि कौन सा गैस निकलती है कौन सा गैस नहीं निकलती है। इसलिए ये स्टेटमेंट सही था, जैसे मैंने कल आपको बताया था। आपका 1, 3 और 2 तीनों सही हो जाएगा, तो आपका सही आंसर आएगा डी। ये आपका सही आंसर होगा। जो मैंने कल ट्रिक बताई थी उससे भी आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आप देखिए 19वां क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लू कार्बन। ब्लू मतलब क्या होता है, ब्लू मतलब पानी होता है। तो जो भी ऑप्शन आपका यहाँ पे पानी से रिलेटेड होगा आंसर वही वाला सही होगा। कौन सा आपका पहला है, कार्बन कैप्चर बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, ये आपका सही है। और वैसे भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत रिलेटेड है, बहुत बार पूछा गया है कार्बन सिंक कौन कौन सा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कौन कौन सा है। सो ऐसे क्वेश्चन जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तो इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो आपको ट्रिक होते हैं, जो आपको एलिमिनेशन मेथड होते हैं, उन पे आपको ट्रस्ट करना होता है क्योंकि वो काम करते हैं। और अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर आप अपने नॉलेज पे खेलो पूरा कि भाई मुझे सब कुछ आता है। और अगर आपको सब कुछ आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं आता है तो आप 20 या 30 क्वेश्चन करके तो नहीं आ सकते, आपको एक लेवल तक तो जाना ही पड़ेगा ना। कुछ नहीं तो कम से कम 70-75 क्वेश्चन तो आप सॉल्व करोगे ही करोगे ना, कि जो नेगेटिव होगा मेरा उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो सॉल्व करूं। ऐसा तो है नहीं कि अगर से 90 कट ऑफ जा रहा है तो आप सिर्फ 45 करके आओगे, ऐसा तो बिल्कुल आप नहीं करोगे, कुछ एक्स्ट्रा करोगे ही करोगे। सो वहां पे आप एक्स्ट्रा कैसे करोगे, आपको आएगा एग्जैक्टली 30-35, बाकी जो क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा करोगे वो इसी तरीके से करोगे। इसीलिए जो चीज आप करिए, जो चीज आप ट्रिक लगाइए, जो चीज आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, उस पर पूरा भरोसा रखिए, डाउट में बिल्कुल मत रहिए आप यहाँ ये क्वेश्चन देखिए 24वां, विथ रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है। अब देखिए ये डिक्लेरेशन मुझे नहीं लगता किसी ने भी पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट लगा देंगे, और पढ़े भी होंगे तो इतने स्टेटमेंट तो नहीं पढ़े होंगे कि भाई मुझे हर स्टेटमेंट पता होगा, नहीं पता होता है। ये आपको पढ़ के क्या लग रहा है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, कोई पॉजिटिव चीज है, कोई पॉजिटिव काम हो रहा है। तो इन पांचों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा चीज है जो कि पॉजिटिव है, जो कि लगता है वो चीज गलत नहीं हो सकता है। यहां पे आप ये देखिए चौथा स्टेटमेंट, इट इज एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजीनियस कमिटीज। इसमें क्या गलत है, पॉजिटिव चीज को सब लोग एंडोर्स करता है, क्यों एंडोर्स नहीं करेगा, गवर्नमेंट क्यों एंडोर्स नहीं करेगा, कैसे पॉजिटिव चीज है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो ही नहीं सकता था, चाहे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के रिपोर्ट में लिखा हो या ना लिखा हो, पर ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिक सही होता है क्योंकि ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है। अगर आपका चौथा सही हो जाता तो आपका बी और आपका डी अपने आप कट जाता। अब आपके पास बचता 1, 2, 4 और 3, 4। सी देखिए 3 है, 3 क्या बोलता है, इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। एक बात आप सोचिए, कितने डिक्लेरेशन ऐसे होते हैं जो लीगली बाइंडिंग होते हैं, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही गिने चुने डिक्लेरेशन ऐसे होते हैं जो लीगली बाइंडिंग होते हैं। आपने इसका नाम भी नहीं सुना है और वो लीगली बाइंडिंग हो। 99% चांस है कि ये स्टेटमेंट आपका गलत होता है, क्योंकि लीगली बाइंडिंग बोल रहा है मतलब बहुत ही पुख्ते से कोई चीज को बोल रहा है, बहुत ही अफर्मेटिव एक्शन है, बहुत फर्म होकर बात बोल रहा है। तो ये ऑप्शन आपका गलत होता। आपका तीसरा गलत होता तो अपने आप ही आपका आ जाता ए 1, 2 एंड 4, क्योंकि 1 एंड 2 एंड 4 में देखिए एक जनरल स्टेटमेंट है। 2 आपका बहुत जनरल है, इट एंडोर्सेस द ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। हाँ ठीक है, कोई टाइमलाइन बता रहा है कि भाई इतने टाइम तक जो फॉरेस्ट का लॉस है उसको कम करना, उसको खत्म करना है। सिंपल सा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट आपको नहीं पता हो सकता क्योंकि पहला स्टेटमेंट बहुत फैक्चुअल है, लेकिन इस नॉलेज से, जो आपकी पेरिफेरी की नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, उस नॉलेज से आप ये स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। और यूपीएससी सिर्फ यही चाहता है कि आप अपनी जो पेरिफेरी की नॉलेज है, जो आपने पढ़ते हुए गेन किया है, उसको लेके सॉल्व करिए क्वेश्चन। यूपीएससी को अच्छे से पता है कि ये किसी ने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए यूपीएससी ने आपको 5 स्टेटमेंट दिए हैं, ज्यादा स्टेटमेंट दिए हैं, ज्यादा आपके पास चांस है सही ऑप्शन को पकड़ने का। आप क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है बायोजियोकेमिकल साइकिल में से। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन उसमें से आने की बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है। सो यहाँ पूछा है, इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल। तो यहाँ वेदरिंग ऑफ रॉक पूछा है, सो यहाँ रॉक की बात किया है, तो इसका मतलब पहला 2 तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये गैसियस साइकिल है। यहाँ बचा आपका सी और डी, अगर आपने पढ़ा भी होगा, सारे रिसोर्सेज में दिया है कि इसका आंसर फॉस्फोरस साइकिल है। सो मैं यहाँ आपको ये बता रहा हूँ कि आप बेसिक नॉलेज से भी कर सकते थे। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन नहीं था, बेसिकली आपके पास यहाँ 2 ही ऑप्शन था, क्योंकि ऊपर का 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता। आप क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला आपका, इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छ पघाट डायनेस्टी। दूसरा आपका, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। तीसरा आपका, इट वाज मेंट टू प्रमोट वैष्णव कल्ट इन द रीजन। और आपका चौथा, इट्स डिजाइन हैज गिवन राइज टू द पॉपुलर बिलीफ दैट इट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। चलिए, हमको नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया।
1 करोड़ टेम्पल है इंडिया में। यूपीएससी कैसे एकदम दावे से कह सकता है कि बस एक ही सर्कुलर टेम्पल है पूरे इंडिया में और कहीं कोई सर्कुलर टेम्पल नहीं है? ये स्टेटमेंट इतने दावे से कोई कैसे कह सकता है? यहाँ पे आप ये चीज सोचिए। तो यहाँ पे आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट देख के मत काटिए कि भाई ओनली है तो काट दीजिए। आप पूरा स्टेटमेंट पढ़िए। पूरा स्टेटमेंट पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही सर्कुलर टेम्पल है और वो है 64 योगिनी। इस स्टेटमेंट को आपको सही करना है तो आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर गली गुच्छे में सर्च कर लेना है कि कोई सर्कुलर टेम्पल ना मिले, तब ये सही हो सकता है। तो ये चीज सही कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने पुख्ते के साथ ये चीज कोई नहीं बता सकता है कि इंडिया में पूरा एक ही सर्कुलर टेम्पल है। दूसरा स्टेटमेंट आप गलत करते तो आपका ये गलत हो जाता, आपका ये गलत हो जाता, आपका ये गलत होता, आपका सीधे आंसर होता 1 और 4। तो देखिए इस नॉलेज से आप इन सब चीजों को आराम से कर सकते हैं। तो एक ट्रिक बताना रह गया था कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी जो होती है वो ऑलवेज बेटर देन ओल्ड टेक्नोलॉजी होती है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी होगी, चाहे लाईफाई है तो लाईफाई जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी है तो वो ओल्ड टेक्नोलॉजी से अच्छी होगी, वाईफाई से बेटर होगी। जैसा कि आपको याद होगा तो क्वेश्चन आया था, एक लाईफाई को लेके आया था, एक भीम वाले को लेके आया था, जो मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखिए पूछा है विद रेफरेंस टू द लाईफाई रिसेंटली इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला पूछा इट यूजेस लाइट एज अ मीडियम, तो भाई लाईफाई है तो लाइट है, यहां से ऑटोमेटिक सही हो जा रहा है। दूसरा देखिए इट इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज सर्वर टाइम फास्टर देन वाईफाई, तो लाईफाई जो है वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है वाईफाई से। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लाईफाई है वो वाईफाई से अच्छी होगी, उससे बेटर होगी। तो यहां पे आपका हो जाता है बोथ 1 और 2। ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस साल के पेपर में, 2021 के पेपर में। आप क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। यहां पूछा है कि हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि पर्माकल्चर फार्मिंग एक अच्छी फार्मिंग होती है, एडवांस फार्मिंग है, और ये कन्वेंशनल फार्मिंग है, केमिकल फार्मिंग है, पुरानी टाइप की फार्मिंग है। तो इससे ये पता चलता है कि जो अच्छी फार्मिंग है वो एडवांस होगी, वो उससे आगे होगी, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। यहां पे देखिए पहला स्टेटमेंट है पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि पर्माकल्चर फार्मिंग जो है वो अच्छी होती है तो वो मोनोकल्चर को डिस्करेज करेगी। ठीक है, हो सकता है। मैं दूसरा को छोड़ के तीसरे पे आ रहा हूं डायरेक्ट, ताकि मैं आपको बताने के लिए कि कैसा आप ट्रिक लगा सकते हैं। यहां देखिए लिखा है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजिली पॉसिबल इन सच रीजन। यहां पे एक तरह से लिमिटेशन बताई जा रही है कि पर्माकल्चर फार्मिंग जो है वो सेमी एरिड रीजन में नहीं हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता है? मैंने आपको क्या बोला था कि जो एडवांस चीज होता है वो पीछे वाले से अच्छा ही होगा। अगर से कन्वेंशनल आप सेमी एरिड में कर सकते हो तो पर्माकल्चर तो 100% कर सकते हो। सो आपका तीसरा जो है ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। तीसरा गलत होता तो आपका ये गलत होता, आपका ये गलत होता। आपका पहला सही है तो मतलब आपका आंसर आ जाता बी 1, 2 और 4, और ये करेक्ट आंसर है। सो इस तरह मैं आपको कहता हूं सोचने के लिए, और इस तरह आप सोचोगे तो सही आंसर तक बहुत इजिली पहुंच जाओगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और इससे आपको जरूर फायदा होगा अगर आप इसको समझ जाओगे अच्छे तरीके से। इस लेक्चर को इसलिए मैं लास्ट में लाया हूं ताकि एग्जाम में आपको इसका फायदा हो। इसको मैं पहले लाता तो लोग सुनते और इधर उधर करके निकल जाते, बट अगर आप इसको लाइव करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि काफी कुछ एग्जाम में लगता है। मैंने आपको अभी दिखा दिया कि 5, 6, 7 क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। कट ऑफ जो 87 पॉइंट कुछ गई थी, इसका मतलब यह है कि आपको 45 क्वेश्चन भी सही नहीं करना है। 7-8 क्वेश्चन तो आप इसी से कर ले रहे हो, 30-35 तो आपको भी आएगा, तो कट ऑफ आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आप जो ट्रिक अपना रहे हो, आप जो तरीका अपना रहे हो वो आपका सही है, और जो आप सोच के गए हो उसको पूरे पेपर में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि 2 जगह अप्लाई करने के बाद तीसरे में सोचना कि यार मुझे तो नहीं आता, मैं इसको अप्लाई नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, फिर ट्रिक की गलती नहीं होगी, फिर आपकी गलती होगी। सो आप इसलिए इस चीज को बार बार देखो, ध्यान से देखो, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके ही बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि खुद से बना दिया गया है। और इसीलिए कुछ लोगों का कट ऑफ बार बार निकलता है, क्योंकि वो इस चीज के इंपॉर्टेंस जो है उसको समझते हैं। तो हम वापस आते हैं अपने ट्रिक पे। यहाँ का वही बात है कि कोई बात बहुत दावे से कही जाती है तो वो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा है पेपर में ओवर थिंकिंग अवॉइड करना चाहिए। जो आपको पहली नजर में लग रहा है सही है, वो 90% चांस होता है कि सही होता है, तो उसी के साथ आपको जाना चाहिए, बार बार सोचना नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए जो मैंने बताया था कि मे भी होगा, कैन भी होगा, वो करेक्ट होता है जनरली। इसके बाद एक पॉइंट देखिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के आगे अगर से अथॉरिटी लगा होता है तो 99% चांस होता है कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। एनडीएमए हो गया, एनटीसीए हो गया, सो ये सब जो है अथॉरिटी है। अथॉरिटी मतलब किसी लॉ के थ्रू उसको अथॉरिटी मिली है, इसका मतलब वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसा आप एग्जांपल देखिए, ये था आपका कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो हाँ ये सही है क्योंकि अथॉरिटी है ये। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर, ये बेसिक नॉलेज है, मोटा मोटा सबको पता होता है। पहले में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, तब भी आप 50-50 तक पहुंच जाते हैं आराम से। ये सब तरीके से आप लगाओगे तो 50-50 तक पहुंचोगे, किसी में आप पूरा सही आंसर कर पाओगे और फाइनली आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए वही चीज बोला गया है, किसी अच्छी चीज का इंपैक्ट बहुत अच्छा हो सकता है, बुरी चीज का इंपैक्ट बुरा हो सकता है। मतलब अगर से कोई चीज पॉजिटिव दी है तो उसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस खोजोगे, कोई चीज नेगेटिव दी है तो उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस खोजोगे।
ठीक है। यहाँ पे दिया है कि कोई स्टेटमेंट हाईली असर्टिव हो, वेरी, कंप्लीटली, हाईली, मोस्ट, तो जनरली गलत होता है। नेक्स्ट आप देखिए कि नेगेटिव चीज का जो इंपैक्ट होता है वो नेगेटिव होगा और पॉजिटिव चीज का इंपैक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसको मैं एग्जांपल थ्रू आपको दिखाता हूं। आप ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन बी द इंपैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में पूछ रहा है। नेगेटिव चीज के कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। पहला आप स्टेटमेंट देखिए, प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल कैन अकर। ये आपका एक पॉजिटिव चीज है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अगर से आपके सॉइल में आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव चीज नहीं है। तो आपका ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। 1 सही नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव चीज कभी पॉजिटिव चीज नहीं कर सकता है। 1 गलत हो जाता है तो आपका ये गलत हो जाता है, आपका ये गलत हो जाता है। बाकी दोनों नेगेटिव है। इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस, ये भी नेगेटिव है। लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन अकर, ये भी नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव है तो आपका 2 और 3 सही हो जाता है। मैं इसी टाइप के स्टेटमेंट की बात कर रहा था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल ऑफ सम केमिकल दैट आर यूज्ड बाय द इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, व्हाई। तो यहाँ पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पूछा है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, कैन कैन कैन, तीनों में कैन है और नेगेटिव चीज पूछा है तो सब कुछ नेगेटिव होगा ही होगा। दे कैन एक्यूमुलेट इन द एनवायरमेंट, कंटेमिनेट वाटर, सॉइल, एंटर फूड चेन, ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, सब कुछ नेगेटिव है। यहाँ पे सब नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप इस तरह क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो लाइफ बहुत ईजी और सिंपल हो जाएगी आपकी। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो जनरली इजी होते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा इन्फो होता है तो आपके पास ज्यादा चांस होता है सही आंसर तक पहुंचने का। तो लॉन्ग क्वेश्चन को देके कभी डरिएगा मत आप। लॉन्ग क्वेश्चन अगर दिया है तो उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा क्योंकि उसको सही करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि अगर से क्वेश्चन पूछेगा किसी नेशनल लीडर के बारे में, फ्रीडम फाइटर के बारे में, किसी कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान काम कर रहे थे, तो वो हमेशा उनको पॉजिटिव लाइट में दिखाएगा, उनको कभी नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाएगा कि भाई इन्होंने गलत काम किया कुछ। इसका आप एग्जाम्पल देखिए एक, विथ रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, हो सकता है आपको ना पता हो लेकिन आपको इतना पता होता है कि ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, ये पार्टी बिफोर इंडिपेंडेंस है और इस पार्टी के जो हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर तो उन्होंने फॉर्म किया था, तो इसको नेगेटिव लाइट में कभी नहीं दिखाएगा यूपीएससी। पहला स्टेटमेंट देखिए, इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, ये पॉजिटिव लाइट में दिखा रहा है तो ये सही हो सकता है। दूसरा देखिए, इट वांटेड टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप। यहाँ स्टेटमेंट देखिए डिक्टेटरशिप, एकदम तानाशाही कर देना, ये स्टेटमेंट कभी नहीं सही हो सकता। इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट और हमारी प्री इंडिपेंडेंस की पार्टी के लिए कभी यूज नहीं करेगा यूपीएससी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता, 2 गलत हो जाता तो आपका ये भी गलत हो जाता, आपका ये भी गलत हो जाता। अब आपके पास बचता 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तीसरा देखिए, इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, इसीलिए ये भी आपका गलत होता। तो आपका आंसर आता 4, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब भी यूपीएससी जो रहेगा वो हमारे फ्रीडम फाइटर को, प्री इंडिपेंडेंस की जो पार्टी है जिन्होंने हमारे फ्रीडम में काम किया है, उनको हमेशा पॉजिटिव लाइट में दिखाएगा। और अगर अंग्रेजों की बात करेगा तो यूपीएससी हमेशा अंग्रेजों को नेगेटिव लाइट में दिखाएगा, कभी भी उनको पॉजिटिव लाइट में नहीं दिखाएगा। जैसे आप यहां देखिए, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वाज, पहला आपका इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ये आपका पॉजिटिव चीज है। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, ये भी पॉजिटिव चीज है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये आपका नेगेटिव चीज है। और आपका चौथा रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, ये भी पॉजिटिव चीज है उस टाइम के हिसाब से। सो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ क्या जाता है, हमेशा नेगेटिव जाता है। मतलब आपका क्या होता, तीसरा आंसर सही होता, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सो ब्रिटिशर्स की कोई भी पॉलिसी होगी वो नेगेटिव ही होगी, उसको यूपीएससी कभी पॉजिटिव नहीं दिखाएगा। इसके बाद देखिए कि कोई रेट हो, परसेंटेज हो, रेशियो है, तो अगर से बोलेगा स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है या फिर स्टेडीली डिक्रीज हो रहा है तो उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और कोई एब्सोल्यूट नंबर होता है तो वो आपका स्टेडीली इंक्रीज और डिक्रीज आराम से हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको कई जगह मिल जाएगा जहां पे स्टेडीली इंक्रीज और स्टेडीली डिक्रीज जो है वो गलत हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। और आपका दूसरा है द जीडीपी एट मार्केट प्राइस इन रूपी हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड। तो पहला आपका एक रेट पूछ रहा है, एक रेशियो पूछ रहा है, तो ये गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। बट जो दूसरा है वो एब्सोल्यूट नंबर पूछ रहा है, इन रूपी एब्सोल्यूट पूछ रहा है, सो आपका वो सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो इसीलिए इसका आंसर होता है 2। इसके बाद आप एक पॉइंट देखिए, अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में कुछ स्पेसिफिक वर्ड रहेगा, जैसे इनोवेशन रहेगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगा, डिसेंट्रलाइजेशन, सोशल जस्टिस, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्पावरमेंट रहेगा, मोबिलाइजेशन रहेगा, पार्टिसिपेशन रहेगा, पार्टनरशिप रहेगा, बॉटम अप अप्रोच रहेगा। सो ये सब चीजें जो है ना वो पॉजिटिव कनोटेशन देती है। तो ये जो हैवी वर्ड होते हैं, जो भारी शब्द होते हैं, इनके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सो अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट दिखेगा जिसमें ये ऑप्शंस रहेंगे तो कोशिश करिएगा कि इसको 1-2 बार पढ़िए क्योंकि उनके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं।
जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज इज टू एंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग। पहला आपका है पीपल पार्टिसिपेशन, दूसरा है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, तीसरा आपका है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और चौथा आपका फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। चलो मैं आपको बोलता हूँ, आपको कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता होगा तब भी आपका 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। जो मैंने आपको तरीका बताया है कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, पीपल पार्टिसिपेशन हुआ, पंचायती राज की बात कर रहा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात कर रहा है, तो हमेशा पॉजिटिव लाइट में दिखाएगा, नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाएगा। तो अगर से 1 3 सही हो गया तो 1 3 कहाँ कहाँ है आपका, 1 3 इसमें है, इसमें है और इसमें है, मतलब आपका एक ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। और बाकी जो ऑप्शंस हैं, चाहे पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हो गया, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन हो गया, तो फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन कहाँ होता है आपको खुद पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो पंचायती राज के पास फाइनेंशियल पावर कहाँ होती है, उसी के लिए तो रोना होता है कि फंड फंक्शन फंक्शनरीज जो है उनको डिवॉल्व किया जाए। सो यहाँ पे वो चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, तो ये आपको पढ़े होंगे, बेसिक चीज़ तो आप कर लोगे, बट मैं आपको इस एग्जाम्पल से ये दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे हैवी स्टेटमेंट रहेंगे, हैवी वर्ड रहेंगे, तो वो जनरली सही होता है। इसके बाद एक पॉइंट देखिए कि गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव होता है ना, तो गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, एम्पावर करेगी, या तो इनेबल करेगी, एडमिनिस्टर करेगी, इंप्रूव करेगी, रेगुलेट करेगी, ओवरसाइट करेगी, कभी भी कंट्रोल नहीं करती है। कंट्रोल एक नेगेटिव कनोटेशन होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है, ये सब वर्ड आप याद रखिएगा। जैसा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं इसका एक, द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस टर्म। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन नाम से लग रहा है कि बैंकिंग है, मतलब कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड है, आरबीआई से रिलेटेड है, इतना आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा। इट इज द नेटवर्क ऑफ ए बैंक ब्रांचेस विच इनेबल्स कस्टमर, इनेबलिंग प्रोविजन है, इनेबल कर रहा है, कस्टमर को एम्पावर कर रहा है, ये चीज सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा आपका देखिए, इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल, यहाँ पे देखिए कंट्रोल कर रहा है, एक तरह से नेगेटिव टोन में दिखा रहा है आरबीआई को। आरबीआई कंट्रोल नहीं करता, आप हमेशा पढ़े होंगे रेगुलेटर है, रेगुलेट करेगा, ओवरसाइट करेगा, एडमिनिस्टर करेगा, कभी भी कंट्रोल नहीं करेगा। इसीलिए आपका यहाँ पे स्टेटमेंट देखते ही लगता है कि एक नेगेटिव कनोटेशन दिखा रहा है गवर्नमेंट को, ये आपका गलत हो जाता है। 2 गलत होता है तो आपका ये गलत हो जाता है, आपका ये गलत हो जाता है। सो मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ इस स्टेटमेंट से कि ऐसे भारी भारी वर्ड रहेंगे जहां पे गवर्नमेंट नेगेटिव दिखाया जाएगा, वो स्टेटमेंट जनरली गलत होता है। एक पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, अगर उसके आगे काउंसिल लगा होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उसका जो हेड रहेगा, उसको जो चेयर करेगा वो मिनिस्टर रहेगा। और अगर से कोई ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, उसके आगे कमेटी लगा रहेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको जो चेयर करेगा वो ब्यूरोक्रेट करेगा। एग्जाम्पल जैसे जीएसटी काउंसिल हो गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हो गया, तो इसके जो चेयरमैन है वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे आपके। बट जो कमेटी रहेगा, फॉर एग्जांपल एमपीसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गया, तो इसको जो हेड करते हैं वो आरबीआई गवर्नर करते हैं। सो जो काउंसिल रहेगा जनरली उसका हेड रहेगा वो मिनिस्टर रहेगा, जो कमेटी रहेगा उसका हेड जनरली ब्यूरोक्रेट होता है। यहाँ पे वो देखिए, यूपीएससी जनरली ब्रिटिश एक्ट लॉ को नेगेटिव शो करती है, पॉजिटिव शो नहीं करती है। यहाँ देखिए, ऑप्शन विथ नैरो ऑब्जेक्टिव स्कोप माइट बी रॉन्ग बट ब्रॉड ऑब्जेक्टिव स्कोप रहेगा तो बड़ा रहेगा। अगर से ऑप्शन देखिए कोई नैरो रहेगा, कोई छोटी बात करेगा तो गलत हो सकता है, बट अगर उसी ऑप्शन में कोई बड़ी बात करेगा तो वो सही हो सकता है। इसका एग्जांपल मैं 2021 के आए हुए पेपर से दिखाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन देखिए आप 9th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मेन कॉज ऑफ वरी, मुख्य कारण क्या है। पहला आपका डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरी, गोल्ड एक्सेट्रा। तीसरा है आपका लास्ट डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। चौथा है आपका लॉस ऑफ रिवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। यहाँ पे आप देखिए चारों स्टेटमेंट में सबसे ब्रॉड स्टेटमेंट कौन सा है, आपका सबसे ब्रॉड 5वां है। क्योंकि मान लीजिए आपका पहला सही होगा, तो अगर से पहला सही होता ना तो ऑटोमेटिक आपका चौथा भी सही होता। क्योंकि भाई अगर से रिसोर्स का डाइवर्जन कर रहे हैं हम लोग रियल एस्टेट खरीदने में और ये खरीदने वो खरीदने में, तो भैया स्टेट के एक्सचेकर को भी लॉस हो रहा है। अगर से अनप्रोडक्टिव एसेट्स में हम लोग खर्चा कर रहे हैं तब भी स्टेट के एक्सचेकर को लॉस हो रहा है। सो सबसे ब्रॉड स्टेटमेंट आपका डी होता, सबसे बड़ा स्टेटमेंट है जिसके अंदर बाकी स्टेटमेंट भी समा जा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो 90% चांस रहेगा कि वो आपका सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको इस साल के पेपर का एग्जाम्पल लेके भी बता दिया कि जो ट्रिक है, जो एलिमिनेशन मेथड है वो लगता है, लेकिन आपको उसको लगाने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए उतना ओपन माइंड रखना पड़ेगा और चीज़ों को सोचना पड़ेगा। देखिए ट्रिक एलिमिनेशन कोई तुक्का नहीं है, ये साइंटिफिक मेथड है। जो चीज़ ऑप्शन लिखा गया है, ऑप्शन बनाया गया है, उसको कुछ सोच के बनाया गया है और आप डिसाइफर कर रहे हो। देखिए जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो 1 2 3 अटेम्प्ट देने के बाद चीज़ों को समझने लगते हैं, ऑप्शन कैसे फ्रेम होता है वो चीज़ समझने लगते हैं और उसी चीज़ से आपका लॉजिकल गेसिंग और एलिमिनेशन निकलता है। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। मैं एक सीसेट पे भी वीडियो लाने वाला हूं कि आप सीसेट को अंतिम के 1 2 दिन में कैसे टैकल करिए, क्या पढ़िए, क्या देखिए, उसकी वीडियो भी आपको कल तक मिल जाएगी। और पूरी मेहनत करते रहिए, इस वीडियो को 1 2 बार और देखिए, उसके बाद आप 2020 और 21 के पेपर को आप लगाइए और आप खुद जज करिए कि आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे बताने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आप काम नहीं करोगे। सो आप ये चीज करो और खुद रियलाइज करो कि आप इस चीज को कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो। तो आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।